नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश, जिसे देवभूमि, वीरभूमि के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में बसा एक ऐसा राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। ये राज्य हिमालय की गोद में बसा है, जहाँ की हरियाली, खेत खलियान, बर्फ से ढके पहाड़ और बहती नदियाँ इसे एक स्वर्ग के समान बनाती है। ये सच है कि हिमाचल की लगभग 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है और उनकी आजीविका का मुख्य आधार कृषि, बागवानी और पशुपालन है। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ एक गहरा रिश्ता रखते हैं और उनकी जीवन शैली स्वचालित रूप से आत्मनिर्भर है। फिर भी ये विडंबना ही है कि इतने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों और खुशहाल जीवन शैली के बावजूद हिमाचल प्रदेश की सरकार को इस छोटे से राज्य को चलाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों एक ऐसा राज्य जो देश के लिए एक आदर्श बन सकता है, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक संपदा और आत्मनिर्भरता हमारा पहला चर्चा का विषय है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्राकृतिक संपदा है। यहाँ के घने जंगल, फलदार बाग, औषधियाँ, पौधे और जल संसाधन न केवल स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का साधन है, बल्कि देश और दुनिया के लिए एक अनमोल खजाना है। सेब, आड़ू, खुबानी, नाशपाती जैसे फलों की खेती और प्राकृतिक खेती के तरीकों ने हिमाचल को एक विशिष्ट पहचान दी है। इसके अलावा राज्य में बहने वाली नदियां जैसे सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब न केवल सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पन बिजली उत्पादन के लिए भी एक बड़ा संसाधन है। हिमाचल अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, पंजाब और राजस्थान को बिजली बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। गांव में रहने वाली जनता की आत्मनिर्भरता को भी इस राज्य की एक बड़ी विशेषता है। यहाँ के लोग अपने खेतों में अनाज, सब्जियां और फल उगाते हैं, पशुओं से दूध और अन्य उत्पाद प्राप्त करते हैं और जंगलों से लकड़ी, औषधि, जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हैं। इस तरह उनकी मूलभूत आवश्यकताएं गांव के स्तर पर ही पूरी हो जाती है। ये आत्मनिर्भरता न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को स्थिर रखती है, बल्कि उन्हें एक सादगी भरा और संतुष्ट जीवन जीने में भी मदद करती है। देखिए, ये हमारा हिमाचल ही है जो इतना खुशहाल है। अब बात करते हैं कि ये आत्मनिर्भरता न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को स्थिर रखती है, बल्कि उन्हें एक सादगी भरा, संतुष्ट जीवन जीने में भी मदद करती है। यही कारण है कि हिमाचल को एक खुशहाल राज्य कहा जाता है, जहां काल या अकाल जैसी समस्याएं बहुत कम देखने को मिलती है। हिमाचल की खुशहाली के पीछे का रहस्य समझिए कि हिमाचल की खुशहाली का आधार उसकी प्राकृतिक सुंदरता और लोगों का प्रकृति के साथ सामंजस्य है। यहाँ की हरियाली और शुद्ध हवा न केवल स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर रखती है, बल्कि पर्यटकों को भी आकर्षित करती है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, कसौली और डलहौजी जैसे पर्यटन स्थल हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। ये जो पर्यटन है, राज्य की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है। इसके अलावा हिमाचल की साक्षरता दर भी देश में सबसे ऊंची ही है, जो ये दर्शाती है कि यहाँ की जनता शिक्षित और जागरूक है। ये शिक्षा और जागरूकता उन्हें बेहतर निर्णय लेने और अपने संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। हिमाचल के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को बहुत महत्व देते हैं। यहाँ के मेले, त्यौहार, लोक नृत्य न केवल सामाजिक एकता को बढ़ाते हैं, बल्कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ये सांस्कृतिक समृद्धि राज्य की पहचान को और मजबूत करती है। इसके साथ ही हिमाचल में भ्रष्टाचार का स्तर भी अन्य राज्यों की तुलना में कम है। अगर देखा जाए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2025 के सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश जो है देश का दूसरा सबसे भ्रष्ट राज्य था, सबसे कम भ्रष्ट राज्य था, जो इसकी प्रशासनिक पारदर्शिता को दर्शाता था। लेकिन आज के समय में सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। इतने सकारात्मक पहलुओं के बावजूद हिमाचल प्रदेश की सरकार को इस साल राज्य को चलाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें आर्थिक, प्रशासनिक और नीतिगत कमियां शामिल हैं। सबसे बड़ी समस्या राज्य पर बढ़ता कर्ज का बोझ है। हाल के वर्षों में हिमाचल का कर्ज 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। ये कर्ज मुख्य रूप से विकास कार्यों, कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्चों के लिए किया गया है। हालांकि कर्ज लेना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन जब कर्ज की राशि राज्य की आय से कहीं अधिक हो जाती है तो ये चिंता का विषय बन जाता है। हिमाचल की आय के साधन सीमित है। पर्यटन, पनबिजली और कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था के आधार है, लेकिन इनमें से कोई भी क्षेत्र पूरी तरह से स्थिर नहीं है। पर्यटन मौसमी है और प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन या बाढ़ से प्रभावित हो सकता है। और पनबिजली उत्पादन के लिए बड़े बड़े बांधों का निर्माण पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण स्थानीय लोग और पर्यावरणविद इसका विरोध करते हैं। कृषि और बागवानी में भी मौसम की अनिश्चितता और बाजार तक पहुंच की कमी जैसी समस्याएं हैं। इन सबके बावजूद सरकार इन संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने के लिए प्रभावी नीतियां नहीं बना रही है। देखिए, अब कुछ प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग न कर पाने के क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीतिगत समस्या कमियां। सरकार ने प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने वाली नीतियां नहीं बनाई है। उदाहरण के लिए पनबिजली परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमानों पर जंगलों की कटाई और पहाड़ों को नुकसान पहुंचाया गया है, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ा है। दूसरी ओर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजनाएं जैसे हिम उन्नति और प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना अभी तक पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाई है। आर्थिक प्रबंधन की कमी। राज्य की आय बढ़ाने के लिए नए उद्योगों और तकनीकी क्षेत्रों में निवेश नहीं किया गया। हिमाचल में सूचना प्रौद्योगिकी या स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने की बहुत संभावना है, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया है। इसके बजाय सरकार कर्ज लेकर अपने खर्चों को पूरा कर रही है, जो लंबे समय में राज्य को और गहरे संकट में डाल सकती है। पर्यटन का अपूर्ण विकास। हिमाचल का पर्यटन क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन इसे व्यवस्थित और टिकाऊ बनाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। कई पर्यटन स्थलों पर बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, पानी और स्वच्छता की कमी है। साथ ही अनियोजित निर्माण और भीड़ भाड़ इन नए स्थानों की प्राकृतिक सुंदरता को नुकसान पहुंचाया है। कृषि और बागवानी में बुनियादी ढांचे की कमी है। हिमाचल के किसान और बागवान अपनी उपज को बाजार तक पहुंचाने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। सड़कों की खराब हालत, कोल्ड स्टोरेज की कमी और उचित सुविधाओं का अभाव उनकी मेहनत को बर्बाद कर देता है। सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम उठाए जैसे हिम उन्नति योजना, लेकिन इनका प्रभाव अभी तक सीमित है। और प्रशासनिक अक्षमता। देखिए, कई बार योजनाएं तो बनाई जाती है, लेकिन उनका कार्यान्वयन जो प्रभावी ढंग से नहीं होता है, ना हो पाता है। भ्रष्टाचार का स्तर जो है कम होने के बावजूद नौकरशाही और लाल फीताशाही के कारण योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंच पाती या उतर पाती। हिमाचल को आदर्श राज्य बनाने के लिए कुछ सुझाव हैं। हिमाचल प्रदेश को देश का एक आदर्श राज्य बनाने के लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले राज्य की प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करते हुए उसको टिकाऊ उपयोग करना होगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण, बाजार और तकनीकी सहायता दी जानी चाहिए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार और पर्यावरण के अनुकूल नीतियां बनानी होगी। और राज्य की आय बढ़ाने के लिए नए क्षेत्रों में निवेश करना होगा। सूचना प्रौद्योगिकी, हस्तशिल्प और औषधीय पौधों के उद्योग हिमाचल के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। तीसरा, कर्ज के बोझ को कम करने के लिए सरकार को अपनी आय के साधनों को मजबूत करना होगा, ना कि केवल कर्ज पर निर्भर रहना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की जा सकती है। चौथा, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना होगा, जो बहुत ही बुरे हाल है। इससे न केवल लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि उनकी उत्पादकता भी बढ़ेगी। अंत में मैं यही कहूँगा कि प्रशासनिक सुधार के जरिए योजनाओं को तेज करना होगा और प्रभाव में लाना होगा। और यही कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, आत्मनिर्भर जनता और समृद्ध संस्कृति के कारण देश के लिए एक मिसाल बन सकता है।
यहाँ की हरियाली और खेत खलियान न केवल आंखों को सुकून देते हैं बल्कि एक समृद्ध अर्थव्यवस्था की नींव भी रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार अपनी नीतियों और प्रबंधन में सुधार करे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने संसाधनों के बावजूद राज्य को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। यदि सरकार सही दिशा में कदम उठाए तो हिमाचल न केवल अपने लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श राज्य बन सकता है। ये हम सभी हिमाचल वासियों की जिम्मेदारी है कि हम अपनी इस धरोहर को संजोएं और इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। बाकी आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी के समय का मैं आभारी हूँ। जय हिंद दोस्तों।